जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी नौजवानों, मेरी कौम के होनहार सिपाहियों और फ़लस्तीन में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शेरों, क्या हाल है सबका? सब खैरियत से हैं? सर अल्लाह पाक का शुक्र है, आपने कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। सर अल्लाह में आप सुनाएं, खैरियत से हैं? सर सब फिट फाट। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि सब फिट फाट हैं। ये हो क्या रहा है वैसे आज, मुझे ये बताएं। सारे कर क्या रहे हैं 5 बजे के करीब शाम के? हाँ, मैंने सर सुना है एक जी जी करारदाद पास हुई थी आप लोगों की कि हाँ जी सर, 18 प्लस की शादी में अगर माँ बाप राजी ना हो तो वही केस होगा। क्या हुआ? सर ये करारदाद की बात कर रहे हैं, 18 प्लस वाली। नहीं नहीं, बताएं क्या करारदाद थी। 18+ वाली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बताएं जरूर। सर वैसे सर ही कौन सी वाली? नहीं, करारदाद काफी साहब बताने आप लगा बता ना दो। 18+ वाली, उसकी बात तो सुनो पहले। सर कुछ इस तरह जी, 18+ की करारदाद क्या थी भाई? सर सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि 18 साल से ऊपर जो बच्चे हो जाएं उनकी शादियां कर दें, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जुर्माने लगेंगे उनके पेरेंट्स पे। अच्छा। जी सर इसी तरह। जी सर। ओए होए होए, अब मुझे ये बताओ, चलो सपोज तुम्हारी आज शादी कर दी जाए, तो क्या अगली तुम इसको तैयार हो जूते ही शादी के लिए? अगली इसको जूते ही मारेगी। 30-40 रुपए तू रोज के खुद लेता है और तू यस मेरे सर, एक्सपेंसिव वी आर बर्दाश्त रेडी। करेगा। सर जी कौन रेडी बिजनेस है चल ये? रहा है स्कूल से जो है कौन कह रहा है कि वो रेडी पे हो? जहाँ पे हम खाते हैं सर वहाँ पे वो भी खा लेंगे। ये गुल्लू भट्ट है। गुल्लू भट्ट है। नहीं भाई, कौन रेडी है मुझे बताया तो सही। सर ये हारिस सर भाई को सभी रेडी हैं। सारे रेडी हैं? जी सर। हैं? सर जिनकी मंगनियां हुई हैं उनको तो पहले भड़काए ना, अच्छा, फड़काए बाकियों को बाद में फड़काए। छोड़ो। वैसे किस अस्तगफुरुल्लाह। किस की मंगनी हुई हमारी क्लास में? किस किस की स्टूडेंट की मंगनी हुई हुई है? सर मंगनियां टूट के दोबारा भी हुई हुई हैं अक्सर बच्चों की। हम्म? सर मेरी। अच्छा, आपकी मंगनी हुई हुई है? क्या यस नाम है सर। बेटा? सर मिराल। मिराल की मंगनी हुई हुई है। मिराल कजन से हुई हुई है, आउट ऑफ फैमिली हुई हुई है? आउट ऑफ फैमिली सर। अच्छा चलें, ये तो कजनों से बहुत बचना अच्छी बात चाहिए है। सर। हम्म? यस सर। कजनों से बचना चाहिए सर, और पुप्पो की वो बेटियों एक से वबा स्पेशली। है। क्या कह रही है, क्या कह रही? सर मैं कह रहा हूँ कजनों से बचना चाहिए, स्पेशली पुप्पो की बेटियों से। वो तेरी सर खैर। कजन वबा होते हैं। कजन क्या होते हैं? वो वबा होते हैं वबा। हाँ नहीं ये तो है। नहीं, ऐसी थोड़ी बात है, ऐसे थोड़ी कहते नहीं हैं। ये जो अली है ना इसको भी बहुत जल्दी है शादी की। अच्छा, नहीं सर मैंने पहले तो प्रोफाइल भी डाल वबा दी पूछ अपनी। लें, वबा किस वजह से होते हैं कजन? कजन वबा बताओ कैसे मिराल। हो गए? सर ये बाइपोल। पुप्पो की बेटियों में नजर रखे बैठे होते हैं। सर आपके कजन ही है। मेरे तो कजन है, जी मेरे एक तो कजन के साथ हमारे करते तो हैं, एक बार कर दे। ताल्लुकात ही बहुत अच्छे हैं मेरे कजन के साथ अपने। फिर आपके ताल्लुकात अच्छे ना, हमारे वो नहीं अच्छे। आपके तो ताल्लुकात नहीं अच्छे? अच्छा चलो, नहीं। कोई बात। क्यों, आपके कजन जो है वो? सर बंदा हाँ रिलेशन बेटा। अच्छे रख सकता है। 4 अलाउड है, 2 कर ले, एक बाहर एक कजनों में। अच्छा, नहीं ये एक लंबी डिबेट है जिसके ऊपर हम फिर किसी टाइम पे डिबेट करेंगे। 4 अलाउड है। ये दरवाजा बंद कर देना बेटा। सर आखिरी क्लासेस में रख लेंगे लेक्चर। अच्छा। सर जी एक संभालने जाती है, 2 रख ली है। एक संभाली नहीं जाती, दो रखनी। मैं सर जी यार इधर तो एक भी नहीं हो रही है। सर जी हम्म। चाय हो रही है या कॉफी? यार दुनिया इधर की उधर, चाय का मजा चाय का ही है। हाय, हम्म। ऐसे ही है। सारविन जमशेद भी इधर होगा, वो भी टी लवर है। अच्छा। सर इधर चौधरी की एक भी नहीं हो रही शादी, ये 4 की बात कर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शादी जो हो है जाएगी, हो वो जाएगी। वो आपके वालिदैन इंशाल्लाह जरूर करवा देंगे आपकी। और देखो ना, उबैदुल्लाह ने कितनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है अपनी, है कि? सर हम राफे के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे बिलो द बेल्ट कोई मजाक नहीं करना, ठीक है ना?
मैं आपको यूके की ना रूटीन का एक वाकया जी सुनाता हूँ। अभी ये कल इसके घर गया था अली के, तो शेख मुझे कह रहा था कि कहता तू शेख है। अच्छा चलो छोड़ो यार इस तरह। ये भी बताओ क्यों, ये भी बताओ ना, वजह भी बताते हैं आगे से। आओ आपस सर में जी पर्सनल इसको अटैक भी नहीं एक ही करने। बिरयानी वाली दुकान राफे मिली। क्या कह रहे हैं राफे कि इसने एक ही बोटी से सारी बिरयानी की देग बना ली? सर जी बिरयानी वाली एक ही दुकान इसने रखी है, लड़ पड़ा उनसे जाके। अच्छा क्यों? बताओ राफे, बड़ा शौक है तुम्हें बताने। सर जी वो लो, लहंगा आपे को बड़ी बोटी नहीं लगी इसने होनी कहा है। जी सीने की बोटी इतनी, उनसे लड़ पड़ा। कहते चेस्ट पीस दे आप, हमने खानी ही नहीं है। वो उठ राफे के मेरी बाहर आ गए, दुकान से राफे बाहर आके मिन्नतें करके वो लेके गए हैं। सर बात उसने अपनी पूरी करके आपकी जान छोड़नी। राफे बात ये है कि तेरी जुगत से ना मेरी चाय फीकी हो गई है। सर वैसे ठंडी मारी है ना वैसे। सर जी चीनी डालें थोड़ी सी। मैंने शक्कर रखी हुई, लगता है शक्कर और डालनी पड़ेगी, लेकिन बात ये है कि फीकी हो गई चाय। खैर आई होप कि हमारी अटेंडेंस कितनी हो गई जी? 35 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अभी अभी कम है। 2-4 मिनट हम और बातें कर सकते हैं, गप लगा सकते हैं। उसके बाद जब अटेंडेंस अच्छी हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह जो है अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर अपना स्टार्ट करें, आपके ग्रुप्स की सारे वो मुझे भेज चुके हैं ना आप लोग अपने? किसी का ग्रुप रहता तो नहीं है अभी बनने वाला? जी किसी का रहता तो नहीं? सबका हो गया है। किसका? सबका हो गया तकरीबन? जी सबका हो सर गया? तकरीबन सबका हो गया है। चले दैट इज गुड, दैट इज गुड, दैट इज गुड। चले मैं इस वीक सर जी इंशाल्लाह कुछ टॉपिक को साइन करते हैं। क्या कर दो? हाँ टॉपिक असाइन इंशाल्लाह इस वीक में आपको असाइन टॉपिक असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक असाइन होंगे, उसके बाद आप लोग तैयारी करेंगे और मेरी कोशिश है कि एक दफा अकाउंटिंग ये जो ऑडिटिंग का कोर्स है सारा आपका, आप इसको जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है सर पिछली प्रेजेंटेशन इससे बन नहीं रही है और इसने टॉपिक असाइन करवा के नई प्रेजेंटेशन को बीच में ले आना। देखो भाई जी बात ये है स्टूडेंट्स, मैं जो हूँ ना प्रेजेंटेशन लेने का कायल, पता क्या मैं किस तरह की प्रेजेंटेशन लेने का कायल हूँ? ये मैं जी आपको सर। ये नहीं कहूंगा कि आप जाके किसी कंपनी का ऑडिटिंग सिस्टम चेक करें और जाके मुझे बताएंगे और कंपनी के अंदर ऑडिटिंग सिस्टम किस तरह है, उन्होंने क्या प्लेस किया हुआ है, कैसे किया हुआ है। वरना मैं अभी कोरोना के अंदर तो नहीं मैं आपसे एक्सपेक्ट करता, लेकिन मैं आपको सिस्टम्स बता दूंगा ये जो आपके कोर्स के अंदर है। आप लोगों ने मेरी स्लाइड्स यूज करनी है प्रेजेंटेशन करने के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो आपको चीज अच्छी लगेगी वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन लेने का क्राइटेरिया एक ये होगा कि जो जो प्रेजेंटेशन देगा वो स्लाइड्स की तरफ देखे बगैर देगा। ठीक है, वो उसको हर चीज याद होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस सिस्टम के मुतालिक क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंने देनी है, ये आपको अजबर होना चाहिए। और जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आप एक पूरा सिस्टम एक ऐसे आदमी को जिसको कुछ नहीं पता ऑडिटिंग का, आप उसको समझा सकें। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ये है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस टॉपिक से साइन कर दूंगा। आप लोगों ने उर्दू लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मीडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उसके ऊपर। मेरी प्रेजेंटेशन स्टफ नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग मुझे रीडिंग करके देंगे तो मैं आपको ऐसे मार्क्स दूंगा कि वो रीड करके भी आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो अगर आपने प्रेजेंटेशन अगर स्लाइड्स के ऊपर से रीडिंग करके दी तो वो जाती होगी और उसके उसके मार्क्स मैं आपके ज़रूर काटूंगा। दूसरी सूरत में अगर आप अंडरस्टैंड करके समझाते हैं तो उसके मार्क्स आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। बिलो ज़ीरो नहीं, ऑब्वियसली ज़ीरो से नीचे तो नहीं दूंगा। कैमरा ऑन करके होगी प्रेजेंटेशन बेटा, और ऑन कैंपस होगी इंशाल्लाह। 7 तारीख को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी, उम्मीद है कि आपकी ऑन कैंपस ही जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। तो अगली बात ये है कि हमारे पास अब 41 स्टूडेंट्स की तादाद हो गई है। तो लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप अभी कर सकते हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर?
जब पढ़ाई की बात आती है तो ऐसे गायब होते हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या सवाल पूछ लिया है, भागते फिरते हैं, ऐसे कोने खुदरे ढूंढते हैं जैसे कि मुझे नजर नहीं कोई ना आए। नहीं सर सर, आप बाकी सब टॉपिक तो कब ठीक था। असाइन करेंगे? बेटा मैं आज या कल में कर दूंगा टॉपिक से साइन, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोग लास्ट लेक्चर के मुतालिक कुछ कोई रिपीट करेगा लास्ट लेक्चर को? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? टेस्ट सर आपने पढ़ाया था पेरोल सिस्टम का टेस्ट और परचेजिंग सिस्टम का हाँ साइकिल। गुलहारिस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो बेटा। टेस्टिंग द सर पेरोल सिस्टम और टेस्टिंग द परचेज सिस्टम, कुछ याद है तो उसमें जी से सर। रिपीट कर दो। सर उसमें तो काफी कुछ याद करने वाला था, और हम्म, उसमें वेजेस एंड सैलरीज और ये वो एम्प्लॉयज के रूल्स रेगुलेशन के, वो अगर मतलब पे लेंगे तो मतलब साइन करेंगे, और किसी एम्प्लॉय की पे कोई और नहीं ले सकता, इस तरह काफी कुछ था इस तरह। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कुछ याद और आ रहा हो तो बताओ जी राफे। सर इसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि जो भी चेक पे साइन होंगे वो वेरीफाई भी होंगे जाके अच्छा, कि ये चेक है असल भी नहीं है कि नहीं है। किसी और का चेक आप किसी और को नहीं दे सकते। किसी एक ये एम्प्लॉय की सैलरी आप दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दे सकते, ये चीज है। आगे बताएं। सर अथॉरिटीज होंगी कि अमाउंट देनी है आपने 2000 दी, आपने उधर 3000 उसको पे कर दी, तो ये नहीं हो सकेगा। इसके टेस्ट हम करेंगे कि उसे 2000 ही मिले। सिर्फ 2000 नहीं, असल में पॉइंट ये था कि जिस बंदे की सैलरी डिसाइड होती है, मिनिमम वेज रेट आपका डिसाइड होता है, और कोई सैलरी डिसाइड होती है किसी भी बंदे की, तो उसको लिए अप्रूवल्स होना लाजमी है। आप अंदर खाते उसकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, ना वेज रेट पर आवर बढ़ा सकते हैं। जब उसकी टोटल सैलरी आपने कैलकुलेट करनी है या उसको आपने डिसाइड करनी है इसकी इतनी सैलरी होगी, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर अप्रूवल होने चाहिए। तो वो इसी सूरत में पड़ सकती है कि अगर आप कोई स्पेशल अप्रूवल मिलती है या उसको एक स्पेशल अलाउंस मिल जाता है, हम्म, इस में जो है ना वो उसके अकाउंट में जो है ना वो ऐड कर दी जाएगी कि उसको एक स्पेशल चीज मिली। अच्छा पता नहीं, मैंने तो शायद ये नहीं पढ़ाया आपको, मेरा तो खैर आइडिया कुछ और था कि मैं आपको कुछ और पढ़ाया। ये कहाँ पे पढ़ाया था, किस सिस्टम में पढ़ाया मैंने आपको? बताया तो था स्पेशल किसी ऑनर में मिलती है कोई चीज उसको, तो इस सूरत में सिर्फ हो सकता है कि उसकी पे में ऐड हो जाएगा। अच्छा खैर चले, मुझे याद नहीं आ वन रहा। टाइम ही होगा, हाँ वन टाइम ही होगा, मगर वो उसके पे में चेक जब बनेगा तो वो ऐड हो गई मिलेगा उसको। चलो ठीक है, चले आप कह रहे हो ठीक ही कह रहे होगे। खैर ये जो हम सिस्टम सारे पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग द सेल सिस्टम हमने पढ़ा, फिर परचेज सिस्टम पढ़ा, और उसके बाद अब बारी आ गई थी टेस्टिंग द पेरोल सिस्टम की। हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3 सिस्टम्स हमने पढ़े थे, और इन 3 सिस्टम्स को या आगे आने वाले जितने भी सिस्टम्स हैं हम पढ़ क्यों रहे हैं? असल में अब ऑडिटिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ऑडिटिंग का जो प्रोसीजर है इसके अंदर आपको पता है कि ऑडिटर अपनी राय देता है कि दीज स्टेटमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड आर ट्रू एंड फेयर। तो जब वो ये ट्रू एंड फेयर की स्टेटमेंट देता है तो उससे पहले वो तमाम सिस्टम्स को चेक करता है कि ये कंपनी कह रही है, इसके एसओपीज में लिखा है कि ये प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो ऑडिटर चेक करता है कि क्या वाकई ये तमाम सिस्टम्स इन प्लेस हैं कि नहीं है। ठीक है नहीं? आप एक कंपनी में गए हैं, आपने वहां पे परचेज किया है, तो पता चल रहा है कि आपको कोई रसीद नहीं दी जाती, आपने स्कैनिंग कोई नहीं होती आपके प्रोडक्ट की, बारकोड स्कैन नहीं होता, आप गए हैं उसने चीज उठा के दे दी है, आपको रसीद भी नहीं ली, वैसे ही दे दी है, आपको सिस्टम में एंट्री किए बगैर आपको चीज दे दी और कैश रख ली। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम दे आर यूजिंग, यानी कि वो आई चलाई वाला सिस्टम
इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारे प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस हैं, तो ये चेक जो है वो उनको फेल कर देगा। ठीक है जी, ऑडिटर जाके परचेज करेगा उनसे, तो उनका सेल सिस्टम जो है वो सामने आ जाएगा। अगर ऑडिटर किसी सिस्टम को यानी कि परचेज सिस्टम को चेक करना चाहता है, तो परचेज ऑर्डर चेक करेगा या परचेज सिस्टम की पूरी जो मैंने आपको डिटेल समझाई है वो चेक करेगा कि आया कि ये सिस्टम इन प्लेस भी है कि नहीं है। ये तो हो गया जनाब हमारा टेस्टिंग द परचेज सिस्टम। अब आगे आ गया हमारा लास्ट क्लास में हमने किया था टेस्टिंग द पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम में जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की थी, जो हमने नॉलेज गेन किया था, वो ये था कि ऑडिटर जब भी किसी कंपनी का पेरोल सिस्टम चेक करेगा तो सबसे पहले उसको देखना होगा कि एम्प्लॉयज़ वहाँ पे भर्ती कितने किए हुए हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उनकी वेज रेट डिसाइडेड है, अगर किसी की वेज रेट बढ़नी है तो उसके ऊपर अप्रूवल मौजूद है, जिस एचआर ने इनको हायर किया प्रॉपर अप्रूवल से हायर किया कि नहीं किया, उसके बाद इस एम्प्लॉय की डिमांड भी थी कि नहीं डिमांड थी, एम्प्लॉयज मेरिट पे दाखिल हुए हैं कि नहीं दाखिल हुए, एम्प्लॉय की सैलरी एम्प्लॉय को ही जा रही है कि नहीं जा रही, और एम्प्लॉय की सैलरी देने का जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, क्या एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दी जाती है, और जो उनको चेक्स दिए जाते हैं या वेज पैकेट दिया जाता है क्या वो प्रॉपरली उसको हैंड ओवर किया जाता है कि नहीं। किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दी जा सकती। अगर आपने टाइम कार्ड्स रखे हुए हैं तो उन टाइम कार्ड्स को प्रॉपरली चेक किया गया है कि नहीं किया गया सैलरी की कैलकुलेशन के लिए, कि एक बंदा जो टाइम पे नहीं आ रहा या नहीं जा रहा उसकी प्रॉपर डिडक्शन हुई है कि नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है वो हमारा टेस्टिंग द कैश सिस्टम है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा वर्नरेबल जो है वो कैश का सिस्टम है। कैश का सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा लंबा भी होगा ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग द कैश सिस्टम। टेस्टिंग द कैश सिस्टम आपको जैसे कि पता है कि कैश तो जनाब वो कहते हैं ना कि सबसे चोरी आसान करना जो है वो कैश ही है। तो एक कैश को कैसे मैनेज करना है, कैश को कैसे चोरी होने से बचाना है, कैश के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस किस तरह के होने चाहिए, ये तमाम का तमाम आपके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। द कंट्रोल ऑफ कैश इज क्लियरली ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन एनी बिजनेस। कैश इज द एसेट व्हिच इज मोस्ट लाइकली टू डिसअपीयर। भाई बात ये है, किसी को आप कैश दें, सौदा लेने के लिए भेजें, वो आपके घर का मुलाजिम भी हो या छोटा भाई भी हो आपका, तो वो जाता है जाके सौदा लेता है, साथ में बोतल भी आता है, साथ में बिस्किट खाता है या चिप्स खा रहा है। तो कैश वो किस तरह क्या करता है, असल में पूरा कैश जो होता है ना उसका हिसाब कभी नहीं देता अपना और इंटरेस्ट लेता है। हाँ अपना इंटरेस्ट लेता है। ये जो बात है ना, कमीशन या इंटरेस्ट है वो लाजमी लेता है। और टैक्स मैं लगता तो है सर। टैक्स वही बिल्कुल ये सही अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारा अपना भी जो है वो टैक्स होता है। बंदा जो है वो खुद पैसे काट लेता है। मैं भाई अपने वालिद साहब जब भी मुझे कोई चीज़ देने भेजते हैं तो मैं ज़रूर ये टैक्स काटता हूँ। और ये मैं टैक्स कलेक्टर जो है ना, मैं प्राउड टैक्स कलेक्टर, और मुझे पता है तमाम स्टूडेंट्स ऐसी हरकत ज़रूर करते होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझाने की है कि आप अपने घर में अपने वालिद साहब से मस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में ये चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, हिसाब नहीं देते सही तरीके से। अब्बू को पता है आपके या अम्मी को पता है उन्होंने 1000 रुपया दिया नहीं तो 1000 रुपये का कुंडा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन कंपनीज जो है ना उनमें ये जो सिस्टम है ना कैश का, कोई भी चीज़ परचेज करनी है, कोई भी चीज़ सेल करनी है, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस के साथ जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसको मेंटेन करने की वजह ये है कि कंपनी के पैसे, क्योंकि कंपनी का मालिक हर जगह पे तो नहीं बैठा होगा, तो कंपनी के पैसे इधर उधर होना जो है ना वो बहुत आसान काम हो जाता है।
तो कंपनी के पैसे बचाना ये एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है, और वो किस तरीके से बचाए जा सकते हैं, वो इस तरीके से बचाए जा सकते हैं कि आपका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, और साथ में आपका कैश सिस्टम जबरदस्त किस्म का इन प्लेस हो। इसको डिटेल में जाते हैं अभी, हम देखते हैं कि हमारी स्लाइड्स क्या हमें बता रही हैं। ऑल सम्स ड्यू टू कंपनी आर रिसीव्ड एज सबसेक्वेंटली अकाउंटेड फॉर। कंपनी की पेमेंट्स भी आ रही होती हैं, कंपनी की पेमेंट्स भी जा रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं कि यार बड़ी पेमेंट जो है ना, या छोटी पेमेंट्स भी, वो सारे के सारे चेक, क्रॉस चेक के अंदर लेती हैं। और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कि वो कैश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर देती हैं। डेली की कलेक्शन हो रही होती है, डेली का डिपॉजिट्स हो रहा था बैंक के अंदर। मोस्टली कोशिश यही होती है उनकी कि कैश है फौरी तौर पे बैंक में डिपॉजिट हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, लिमिटेशन ये है कि 5 बजे आपके बैंक्स बंद हो जाते हैं। कैश मोस्टली 5 बजे के बाद ही जो है ना कलेक्शन होके आपके पास आता है। लेकिन ये आपको मैं सिस्टम जो है वो रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ कि इस तरह के सिनेरियोज डेली राइज करते हैं। तो जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं ना, ये जो जिन्होंने कैश सिस्टम बनाया है, और वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं और उसको अकाउंट फॉर करते हैं, और उसको सिस्टम के अंदर लेके आते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। नो पेमेंट्स आर मेड विच शुड नॉट बी मेड। क्या मतलब है? कोई ऐसी पेमेंट नहीं करनी जिसको करने की जरूरत नहीं थी। इसमें मुराद ये है कि भाई एक चीज हमने खरीदी नहीं है, 2 नंबर रसीद आ गई है, तो आप उसको पेमेंट कर देंगे? नहीं, उसको हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 नंबर रसीद है। इसका चेक एंड बैलेंस हमने करना है कि क्या इसकी पेमेंट करनी भी है कि हमने नहीं करनी, क्योंकि लोग जो है ना वो डेली कोशिश करेंगे कि कंपनी को चकमा दें, कंपनी को चकमा दें, और आपने फुल प्रूफ इंतजामात करने हैं कंपनी वालों ने कि यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना कंडक्ट हो। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। जैसे ही कोई रिसीट होती है, जैसे ही कोई आप पेमेंट करेंगे कैश की, आपने उसको फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेना है, ताकि उसके कमीशन की कोई भी चांसेस जो है वो ना रह सके। अच्छा जी, कंट्रोलिंग द कैश सिस्टम के अंदर 7 जो है ना डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स आएंगे। उसमें कंट्रोलिंग द कैश रिसीट्स आ जाएगा, कैश कलेक्टेड बाय सेल्समैन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएगा, कंट्रोलिंग ओवर कैश सेल्स होगा, बैंकिंग ऑफ रिसीट्स होगा, चेक पेमेंट्स होगा, बैंक की रिकंसिलिएशन होंगी, और कंट्रोल ओवर पैटी कैश होगा। ये 7 सिस्टम हैं जो कि एक ही सिस्टम के अंदर आएंगे। मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि ये जो कैश सिस्टम जो है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये काफ़ी बड़ा सिस्टम है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व होता है, हर जगह पे जो है वो चांसेस होते हैं कि आपकी कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो कंट्रोल ओवर कैश रिसीव्ड बाय पोस्ट। अब कंट्रोल ओवर कैश रिसीव बाय पोस्ट का मतलब ये है कि आपको कैश रिसीव हुआ है बाय मेल, आपको पैकेट रिसीव हुआ है, या आपको सुबह आपने फैक्ट्री खोली है तो आपको कैश मिल गया आके, मीन्स कि किसी ने पेमेंट भी भेज दी है तो वो आपको मिल गई है। तो अब इस सिस्टम को हम किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इस सिस्टम के अंदर क्या लूप होल्स हैं वो भी हम देखते हैं। लें जी, द कंपनी शुड safeguard against possible interceptions between the receipts and opening of the post by using a locked mailbox and restricting access to the keys। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कैश आता है किसी पोस्ट से आपको, तो वो जो पैकेट आया है वो ऐसे मेल बॉक्स में जाएगा। डिपॉजिट स्लिप, जी डिपॉजिट स्लिप से क्या मुराद है बेटा? हाँ, डिपॉजिट स्लिप भी मैनेज होती हैं, वो ला के आपने जमा करानी होती हैं। 11 नो टैक्स, 11 नो टैक्स। ओके, खैर आगे चलते हैं कि मेल बॉक्स जिसमें आपकी डिपॉजिट स्लिप्स आ रही हैं उसको लॉक होना चाहिए, उसकी चाबी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। फिर जब इसको ओपन करना है मेल बॉक्स को, तो बंदे भी मौजूद होने चाहिए जिनके सामने मेल बॉक्स ओपन हो, और
वेरीफाई करें कि जनाब ये इतने बजे हमारा ये मेल बॉक्स ओपन हुआ था, इसमें से इतने पैकेट निकले थे और ये पैकेट जो है किसी ने ओपन नहीं किया। The opening of the post should be supervised by responsible official, and where the volume of mail is significant, at least 2% should be present when the mail is opened. अगर ज़्यादा ही मेल्स आई हैं, ये ईमेल की बात नहीं कर रहा, ये मेल की बात कर रहा है जिसमें आपको कैश रिसीव हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा मेल्स आई हैं कैश की, तो आपने क्या करना है कि आपके पास 2 बंदे हों कम से कम जो कि इसको सुपरवाइज करें, इसको देखें, इसको पूरे सिस्टम को चेक करें। All checks and postal orders should be restrictively crossed account pay only, not negotiable as soon as the mail is opened. जैसे ही आपने क्या कहते हैं मेल ओपन की, वो मेल के अंदर या तो चेक्स होंगे या तो कैश होगा, आपने उसको फौरी तौर पे अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करा देना है। This may already appear on the documents when they are received. If not, it should be added. इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने फौरी तौर पे कर लेनी है कि किस बंदे से पेमेंट आई है, किसकी आपने कंट्रोल अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना है। ये तमाम चीज़ें आपने उसी टाइम पे फौरी तौर पे कर लेनी है। क्यों? उसकी इंटीमेशन तो पहले ही आ चुकी होती है, जनाब हमने आपकी पेमेंट भेज दी है, आप रिसीव करके हमें ओके कंफर्मेशन रिपोर्ट दें इसकी सुबह को। अगले दिन आपको रिसीव होगी, उसने कहा जी हमारा अकाउंट जो है ना वो अपडेट कर दें, फौरी तौर पे अकाउंट उसका अपडेट होगा और सारा मामला या सारा खाता जो है उसका उसी तरीके से रिकॉर्डेड अपडेटेड चलेगा। A record should be made immediately of the checks and postal order received. जो भी आपको चेक्स आए हैं, जो भी आपको पोस्टल ऑर्डर्स आए हैं, उसका आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है, और जो भी आपको कैश रिसीव हुआ है उसका भी आपने क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो जैसे बैंक्स के लॉकर की 2-3% के पास होती है, इसी तरह के से ये जो मेल बॉक्स है इसकी भी की 1 या 2 बंदों के पास लाजमी होनी चाहिए। एक आपका मेजर जो कैशियर होता है उसके पास होगी, या सुपरवाइजर के पास होगी, या एक मालकान के पास होगी। इसी तरह ही होगा, तो सिस्टम चेक कर रहे हैं उन्हीं के कंट्रोल में होगा, मैनेजर के पास होगी, क्योंकि मैनेजर ने जो टॉप पे मैनेजर है कैश सिस्टम को देखने वाला, वो ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि इस सिस्टम को देखेगा। आगे आते हैं कंट्रोल ओवर कैश रिसीव्ड बाय पोस्ट। अब याद रखिएगा ये जो आपको पोस्ट आ रही है ना, इसमें आपको मनी ऑर्डर भी आ रहे हैं, इसको अंदर कैश पेमेंट्स भी आ रही हैं, साथ में आपको क्रॉस चेक्स भी आ रहे हैं। लेकिन आपने काम ये है कि सिर्फ फौरी तौर पे अगर कैश कलेक्शन की है तो उसको आपने सिस्टम पे चढ़ा के तो जाके डिपॉजिट कराना है बैंक के अंदर। अपने अकाउंट्स को कोशिश करनी है फौरी तौर पे टैली करें, और सॉरी ये मनी को सेव करें, सेफ लोकेशन पे पहुंचाएं, यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में आपने इसको पहुंचाना है। क्योंकि भाई अगर कैश पड़ा रहेगा तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। हमारे पास तो राफे भी है, हमारे पास तो अली वकार भी है। अली वकार जो है वो कहता है कि मुझे तो पैसे जो है जितने भी नजर आ जाए मैं गायब कर दूं। क्यों जी अली वकार साहब, ऐसे ही है ना? अली वकार लगता निकल गया कहीं, लेक्चर ऑन करके ना कहीं निकल गया है जी। कुल नहीं जी नहीं, अब जो है ना मुझे अब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं सारे मिल के। वो नमाज पढ़ने गया अली वकार। अच्छा चलो, मैं तो ना लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने नमाज पढ़ ली थी। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसने पढ़नी नमाज पढ़ ले। आगे चलते हैं हम। कंट्रोल्स ओवर कैश रिसीव्ड बाय पोस्ट को, ये टॉपिक जो है कंटिन्यूड है। द कैशियर and sales ledger personnel should not have access to the receipts before this record is made. आपने सिस्टम में जो बंदे लगाए हुए हैं वो पहले रिकॉर्ड बनाएंगे, उसके बाद ये सेल्स लेजर और ये रिसीट्स अगर रिकॉर्ड कर ली हैं तो फिर जाके जितना भी अमाउंट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो कैशियर को देंगे। याद रखना ये बंदे डिफरेंट होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर ये बंदे सेम हो गए तो सपोज जिस बंदे ने कैशियर भी सेम है, सेल्स लेजर कंट्रोल करने वाला भी बंदा सेम है और रिसीव करने वाला भी सेम है, तो कह सकते हैं भाई मुझे तो कोई पैसे नहीं रिसीव हुए।
वो हफ्ता हफ्ता लटका सकते जनाब इन ट्रांजिट होगा, हमें तो रिसीव कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कर लेंगे? एक हफ्ते की तक वो पेमेंट रोकता रहे, इकट्ठा करता रहे और उसके बाद गायब हो जाए, कैसे सिस्टम को आप करेंगे? इस सिस्टम के ऊपर आपको 2 या 4 बंदे इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। रसीद शुड बी केप्ट इन अ लॉक्ड सेफ और अदर सिक्योरिटी एरियाज एंड बैंक्ड इमीडिएटली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो भी रिसीट्स हैं उसको आपने सेफ लॉक्ड सेफ में रखना है और अदर सिक्योरिटी वेयर बैंक इमीडिएटली। ये बैंकिंग की मैं आपको पहले से समझा रहा था कि जैसे ही आपने ये रिसीट की हैं इसको आपने सेफ जगह पे पहुंचा देना है, लॉकर रूम होगा या लॉकर में पहुंचाएंगे या उसके बाद आप इसको किसी बैंक में डाल देंगे फौरी तौर पे, जो कि आपके बैंक अकाउंट वहां पे मेंटेन होगा। जी है, post should be date stamped. It provides evidence of when remittances are received and can periodically be checked against the date of banking. क्या है कि आप फौरी तौर पे उसको डेट स्टैम्प लगाए, ठा करके ऐसे करके लगानी है आपने स्टैम्प कि हमने इस दिन को ये जो है वो रिसीव की थी, और वो जब आप रजिस्टर में खाते में इसको एंटर कर रहे होगे तब भी उसके अंदर आपने डेट मेंशन करनी है कि डेट या पोस्ट रिसीव्ड ऑन दिस स्पेसिफिक डेट, और जिस दिन आपने रिसीव करनी है उसी दिन आपने लेजर अकाउंट्स को भी जो है क्रेडिटर्स और डेटर्स के लेजर अकाउंट को आपने मेंटेन कर देना। ठीक है, असल में इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैश रिसीव कर रही होती हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विच द कंपनी इज डीलिंग विद, और डेटर्स की तादाद भी इतने में ही होती है, तो 100 पेमेंट्स आ रही होती हैं, 100 जा रही होती हैं। अगर ये अकाउंट मिस हो जाता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन मिस हो जाती है तो कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेजर्स जो हैं वो हमेशा टैली रहने चाहिए। नेक्स्ट इज टेमिंग एंड लेडिंग। टेमिंग एंड लेडिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त टर्म है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट कैश रिसीव्ड वन डे बीइंग बैंक्ड एज representing different receipts on a later day, a process known as stemming and leading। नहीं जी, क्या हुआ जी, कैश आपने एक दिन रिसीव किया लेकिन आपने अपने खातों में नहीं दिखाया उसको, और उसको कहा जी अभी रिसीव नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता आपने खुद इस्तेमाल करके उसके बाद उसको डिपॉजिट करवा दिया। तो मेरे कुछ जानने वाले हैं वो क्या करते थे कि अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को शो करवाने के लिए कि हमारी बहुत ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, हमारा अकाउंट अच्छा है, हमें लोन मिल जाएगा, तो कंपनी के जो पैसे आते थे वो सेल्समैन थे, कंपनी के जो पैसे आते थे पहले अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते थे, उसके बाद 1-2 दिन के बाद जो है ना वो निकाल के उधर से जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट करवाते थे कंपनी के अकाउंट। इस तरह उनकी बैंक स्टेटमेंट भी बन जाती थी, लेकिन दे वर कमिटिंग अ क्राइम, और इस क्राइम को कहते हैं टेमिंग एंड लेडिंग। इसमें आप खुद इस्तेमाल करके तो जमा करा देते हैं। अच्छा, टेमिंग एंड लेडिंग अगर देखें ना तो बहुत ही शातिर लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर वो पकड़े जाएं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, फौरी तौर पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसमें इंटेंशन ये नहीं होती कि कंपनी को धोखा दें, इंटेंशन ये होती है कि ये पैसे खुद इस्तेमाल करके वापस कर दी जाए। खैर हमें अब भी पता नहीं है कि जनाब ये क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, किसी की नीयत आप लोग जो है वो चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम टेमिंग एंड लेडिंग को ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ही गर्दानते हैं। आगे चलते हैं, कंट्रोल ओवर कैश कलेक्टेड बाय सेल्समैन एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि आपने कोई सेल्समैन रखे हुए हैं, वो आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखा जाएगा, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखा जाएगा कि जो भी कैश वो कलेक्ट करते हैं वो डेली डिपॉजिट करवाते हैं कि नहीं करवाते। ले जी, वो प्रोडक्ट आपकी लेके जाते हैं, उसको सेल करते हैं, उसके बाद कैश कलेक्ट करते हैं और डिपॉजिट करवाते हैं कंपनी के साथ। और इसका प्रोसीजर क्या होगा कि वो जो कैश कलेक्ट कर रहे हैं उसको आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है। फर्स्ट, अथॉरिटी टू कलेक्ट कैश शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जिस बंदे ने कैश कलेक्ट करना है उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड हो कि
तुमने अगर कैश कलेक्ट करना है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कलेक्ट नहीं करना। तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। तुम पहले क्लियर करोगे, उसके बाद तुम्हें जो है वो और सामान दिया जाएगा। सेल्समैन and others should be required to remit cash and report sales at regular intervals. डेली की डेली सेल रिपोर्ट करनी होती है कंपनीज के अंदर। बहुत सी कंपनीज तो कहती हैं जी आप अपनी वीकली रिपोर्ट मेंटेन करें और वीक के वीक जो है वो आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं, लेकिन बहुत सी कंपनीज के अंदर काम में डेली का चलता है या हफ्ते में 2 दफ़ा का चलता है, और उसके बाद फिर इनकी रिपोर्ट बनती है, मंथली रिपोर्ट बन जाती है। तो जितना भी कैश वो कलेक्ट करें फौरी तौर पर उस कैश को जो है वो सबमिट करवाना होता है कंपनी के अकाउंट्स में। और आगे आते हैं जी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शुड क्विकली फॉलो अप सेल्समैन हु डू नॉट सबमिट रिटर्न्स एज रिक्वायर्ड। अगर कोई सेल्समैन खाते में रकम में जमा नहीं करवा रहा टाइम से, तो उस सेल्समैन को फौरी तौर पे क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि तुम्हारी रिसीट्स कहाँ है। अगर वो कहे जी मेरी सेल्स नहीं हुई तो प्रोडक्ट्स को गिनना चाहिए, तो भाई प्रोडक्ट दिखाओ किधर है, तुम्हारी की सेल नहीं हुई तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। लेकिन अगर वो हैबिचुअल है, उसका मतलब है कि इज डूइंग समथिंग फिशी, और आप उससे जो है वो कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करें। कलेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड in a rough cash book or copies of receipt which should be given to the salesman or travelers. आपने जब भी क्या कहते हैं कलेक्शन करनी है तो एक कॉपी उसको भी दे देना सेल्समैन, क्योंकि उसने आपको जमा करवा दी है पेमेंट, ठीक है ना। हमारे वहाँ पे ऑफिस में एक मिस होती थी, उनको हम पैसे जमा करवा के जाते थे, वो थोड़ी देर बाद कहती थी मुझे तो कोई पैसे नहीं जमा कराए। हमने शिकायत कर दी उनकी, सर हम पैसे जमा कराते हैं, कहते हैं हमें पैसे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने नई कंपनी बनी थी तो सिस्टम से इन प्लेस नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर हमने हमारे लिए रिसीट बुक्स बनाई, क्योंकि ये इशू बड़ा स्वेर किस्म का था। वो उन खातून को ना वो पैसे लेके ना भूल जाने की आदत थी, या ये बीमारी समझ लें इसको, वो भूल जाती थी कि यार इन्होंने मुझे पैसे भी जमा कराए कि नहीं। वो फिर बाद में उसको याद करते थे इस टाइम पे तुम्हें बीबी जमा करा के गए थे, अपना ये ऑफिस में ये वाला चेक करो, तो क्या कहते हैं दराज इसमें तुमने रखे थे पेमेंट, इतने पैसे थे, इतने 5,000 के नोट थे, इतने 1,000 के नोट थे। तो बाद में जाके जब निकलते थे तो वो शर्मिंदा होती थी कि मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आपने कब जमा कराया। खैर शुक्र है जी कि कोई बड़ी वो मुश्किल नहीं पड़ी, बस एक दफ़ा जो है ना बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो लेकिन शुक्र है कि कोई मिसहैप नहीं हुआ उस दिन। ये 8 अक्टूबर का जब जल्जला आया था ना, तो हम ऑफिस में थे, तो एकदम से जब वो बिल्डिंग हिली है, दिन के टाइम का जल्जला था, तो हम थे 2nd फ्लोर पे आए थे, 2nd फ्लोर पे ऑफिस था, वो बिल्डिंग हिली है, तो मैं ना कैश की पेमेंट जमा करवा रहा था, और मैंने वो बीबी को पकड़ाए हैं पैसे, उसके बाद बिल्डिंग हिलने लग गई है। मैंने उससे कहा, मैंने शोर डाल दिया, और भी वहाँ पे खवातीन थी, लोग थे, शोर पड़ गया कि जनाब जल्जला आ गया, भागो निकलो भागो। अब वो बिल्डिंग 2nd फ्लोर पे, तो ऐसे ऐसे हिले। अब हम लोग जनाब वो सब चीज़ें छोड़ के तो वहाँ से बाहर निकले। वो जो बाहर निकले तो शुक्र है कि यहाँ पे तो लाहौर में तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा जल्जला था, बड़ी कैजुअलिटीज हुई थी इसमें। तो वापस आए, देखा तो शुक्र है कैश भी वहीं पे मौजूद था जहाँ पे छोड़ के गए थे। तो ये था कि किसी ने उठाया नहीं था, वरना हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती। आगे आते हैं, collection should be recorded when received in a rough cash book, ये तो हमने कर लिया। The collector's cash receipt should be reconciled to the eventual banking, which should be made as promptly as possible. ये टैलीज चल रही हैं कि आपने कितने पैसे जमा करवाए हैं, कितने रिसीव किए हैं, और ये बैंक में जब चले जाएंगे पैसे, तो आप टैली कर लेंगे कि यार ये जो पैसे आए थे इस बंदे ने दिए थे, ये वाले हम बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हैं, और ये वाले अभी हमने डिपॉजिट नहीं करवाए। पीरियडिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शुड चेक द सेल्समैन ओन रिसीट बुक्स विद कैश बुक एंट्रीज। हर सेल्समैन के पास उसकी अपनी सेल्स बुक भी होती है, जिसकी वो रसीदें काट के लोगों को देता है आगे कि मैंने इतनी तुम्हें सेल कर दी है, ये तुम्हारी रसीद है।
उसको चेक करना चाहिए कि उस कैश बुक के साथ जो वो डिपॉजिट करवाता है कंपनी के अंदर। बहुत से सेल्समैन ऐसे होते हैं 2 नंबर सेल्स बुक अपने पास रख लेते हैं, उस पर सेल्स करी जाते हैं, अपनी कंपनी का माल भी बेचे जाते हैं और दूसरी कंपनी का माल भी बेचे जाते हैं, फिर आके वो कंपनी की सेल्स बुक काटते हैं। तो इस तरह के सेल्समैन जो है ना वो बाज़ औक़ात गलती भी कर जाते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि सिस्टम के अंदर आपने एक बंदा एलोकेट करना है जो रेगुलरली इनकी सेल्स बुक भी चेक करे और उसके बाद रिसीट बुक भी चेक करे जिसमें पेमेंट्स लिखी हों कि जनाब इस बंदे ने इतनी पेमेंट्स करनी है और इतनी इसके ऊपर ड्यू है। तो सेलमैन होल्ड इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स एंड इंडिपेंडेंट रिकंसिलिएशन ऑफ इन्वेंटरी विद सेल्स एंड कैश रिसीव्ड शुड बी मेड। अगर सेल्समैन के पास इन्वेंटरी ऑफ गुड्स है तो भाई उसकी भी तो वो छांटी होनी चाहिए ना। मैंने आपको आते साथ ही एग्जांपल दी कि स्टॉक बेच के तो उसके पैसे रख लेते थे। ऑब्वियसली दे वर मेंटेनिंग अ इन्वेंटरी ऑफ गुड्स, यानी कि इन्वेंटरी उनके पास होती थी। अब सपोज मैं जिस ऑफिस में काम करता था, वी वर अफिनिटी पार्टनर्स थे हम वारिद के, तो हमें सिम्स मिलती थी। अब हमारा डेली का एक खाता था कि इतनी सिम्स आप इशू करवा सकते हैं। कभी मैंने 500 सिम इशू करवा लेनी, कभी 300 करवा लेनी, कभी 1000 करवा लेनी। अब जब तक मैंने उनके पैसे नहीं जमा कराने मुझे अगला इशू नहीं मिलता था। तो मैंने तकरीबन जो है ना वो क्या करना, मैंने बुकिंग कर लेनी है अपने कस्टमर से, फिर जाके उनको सिम्स वगैरह जो है ना वो उनको दे आनी जाके। तो ये था, फिर कैश मिलता था, कैश को जाके फिर हम कंपनी में डिपॉजिट करवा देते थे। तो हमें अगर 2 दिन हमने इन्वेंटरी नहीं जमा करवाई तो हमारे से पूछ पड़ताल हो जाती थी कि भाई आप ये सिम्स कहाँ हैं, इसके पैसे जमा क्यों नहीं करवाए। तो सिस्टम इन प्लेस मौजूद होता है या बनाया जाता है। अगर नई कंपनी है तो बनाया जाएगा, अगर पुरानी कंपनी है तो उसमें ऑलरेडी ये सिस्टम्स मौजूद होंगे। और कंट्रोल ओवर कैश सेल्स, ये कैश सेल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कैश सेल शुड बी रिकॉर्डेड एट पॉइंट द सेल इज मेड। जैसे ही आपने कैश सेल जो है वो कमिट की है, फौरी तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यूजुअली दिस इज मेंट बाय मींस ऑफ कैश टिल और द यूज ऑफ कैश इनवॉइस, सेल इनवॉइस और रिसीट। कंपनी के अंदर जो है वो अगर आप कंपनी से डायरेक्टली बाय कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसकी इनवॉइसिंग वगैरह कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के आउटलेट से कर रहे हैं तो भी वो एक कैश डील के जरिए आपको एक जो है वो रसीद बना के फौरी तौर पे दे देंगे कि उन्होंने कैश रिसीव कर लिया। जिस तरह अगर आप अलफता पे जाएं, मेट्रो पे जाएं, किसी भी बड़े स्टोर पे जाएं, कोई भी चीज़ खरीदेंगे, ऑब्वियसली खरीदेंगे आप तब भी जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट जब आप करते हैं तो एक लंबी सी रसीद जो है वो आपको हाथ में पकड़ा दी जाती है, जनाब ये जो आपने सामान खरीदा ये उसकी रसीद है। If cash sale invoices or receipts are used, they should be pre-numbered. A register should be maintained of cash sale book and copies should be retained. अब ये तमाम डाटा जो है, एक इनवॉइसेस, एक रिसीट्स का, इसकी नंबरिंग होनी चाहिए और वो नंबरिंग के हिसाब से ही आपके तमाम डाटा जो है वो मेंटेन होगा। ठीक है जी, जितनी भी रिसीट्स हैं वो उसकी कॉपीज जो है दे शुड बी retained. Cash received should be reconciled daily with either the till roll or the invoice totals. Cash should be banked properly. Cash received should be reconciled daily. जो भी जितने भी कैश रसीद है उनको रिकंसाइल किया जाएगा डेली की बुनियादों पर, और either the till roll or the invoice total, जितने भी इनवॉइसेस हैं उनका टोटल के तौर पे, या फिर अगर जब भी आपका टिल रोल जो है वो खत्म होता है उस टाइम पे फौरी तौर पे इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और फिर जो है कैश आपका बैंक्ड हो जाता है, मीन से बैंक में आप डिपॉजिट करवा देते हैं। दिस reconciliation should be carried out by someone independent of those receiving the cash and recording the sale. जिसने भी कैश रिसीव किया और जिसने भी कैश जो है वो रिकॉर्ड किया है, ये डिफरेंट लोग होने चाहिए और डिफरेंट लोग होंगे तभी चेक एंड बैलेंस होगा। भाई आपने चेक रिसीव किया, आपने कहा जी मैं ये डिपॉजिट करवाया हूँ जितना भी कैश रिसीव किया था, तो लेकिन अगर कोई गवाह नहीं है कोई दरमियान में, तो आप जितने भी कहेंगे कि यार ये इतने पैसे दिए थे जिसने, ये ही जमा करा दिए हैं। सपोज बंदा देता है 1000 रुपये और वो 1000 की जगह 500 जमा करा के आ जाता है खुद ब खुद ही,
एक ही बंदा है ना, तो जाके वो कहता है जनाब मैंने जमा करवा दी है, तो बाद में रिकनसाइल करेंगे तो पता चलेगा जनाब उसने तो डिपॉजिट ही 500 करवाए थे। मेरा एक दोस्त है, वो क्या कहते हैं, वो जैज़ कैश से पेमेंट्स वगैरह करता था। उसने एक दफ़ा एक बंदे को कहा कि यार ये पैसे निकलवा के ला। वो उसने जनाब क्या किया, जाके पैसे क्या निकलवाने थे, वो उसने सारे पैसे निकलवा लिए। उसने कहा जितनी पेमेंट उसको भेजनी थी वो तो भेज दी, जो निकलवा के जिसको भेजनी थी, बाकी सारे जो उसके कैश के अकाउंट में पड़े थे वो भी खुद निकलवा के तो वो इस्तेमाल कर गया। तो बाद में उसने कहा यार ये मेरे साथ हुई क्या है, तो पता चला ट्रांजैक्शन उसी दिन की थी जिस दिन इसने उस बंदे को फ़ोन दिया था कि जाके इस अकाउंट में से पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो पेमेंट बाकी खुद निकलवा के तो वो खुद इस्तेमाल उसने कर लिया। और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शुड साइन कैंसल्ड कैश सेल इनवॉइसेस एट द टाइम ऑफ कैंसलेशन। कोई भी अगर आपकी रिसीट आपने कैंसिल करनी है तो उसको आप कैंसिल करके फाड़ के फेंकेंगे नहीं, उसको आप प्रॉपरली कैंसिल करेंगे, लाइंस लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कैंसिल्ड। वो इनवॉइस आपने ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि उसके ऊपर भी बड़े जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो काम हो सकते हैं, तो उसको भी आपने मेंटेन रखना है, उसको आपने सीरियल नंबर को ज़ाया नहीं करने देना, उसको कैंसिल करके तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। आगे आ जाते हैं जी। ये होगा जी 100 यूनिट्स, 90 यूनिट्स इंटू 10 सेल प्राइस एंड 900 कैश रिसीव्ड्स। अब वो कहता है जी 10 यूनिट्स जो है अनसोल्ड हैं, उनकी प्राइसिंग कहाँ जाएगी, उनके पैसे कहाँ जाएंगे, वो भी देखना है कि अगर जो बैलेंस में है तो क्या कह रहा है कि अगर आपका 10 यूनिट्स बैलेंस है तो आपको 90 न्यू यूनिट्स जो है वो इशू हो जाएंगे, ना कि आपको 100 यूनिट्स दोबारा से इशू होंगे। 90 का कैश रिसीव हुआ है, 90 दोबारा से इशू हो जाएंगे, आपके पास टोटल क्वांटिटी जो है वो 100 की मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी होता है। कंट्रोल ओवर बैंकिंग ऑफ रिसीट्स, आपने कंट्रोल ओवर बैंकिंग और रिसीट्स का चेक देखना है। बैंकिंग ऑफ रिसीट्स में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। रिसीट शुड बी बैंक डेली, द रिसीट शुड बी बैंक इंटैक्ट। क्या बात है जी, वो कहता है कि आपने डेली जो है वो अपने रिसीट्स को बैंक करना है। रिसीट शुड बी बैंक इंटैक्ट, फॉर एग्जांपल नो कैश पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ द कैश रिसीट्स। बैंकिंग इंटैक्ट अलाउज कंट्रोल बिलो टू ऑपरेट। आपने कैश रिसीव किया और सपोज आपने कैश रिसीव कर लिया 10 लाख रुपए, तो कैश आपके पास मौजूद है और ये रिसीट्स का कैश है। आपके पास बंदे आ जाते हैं, उनको आपने पेमेंट करनी है, आपने जो कैश रिसीव किया हुआ है इसमें से आप पेमेंट उनको नहीं करेंगे। आपके पास सेपरेट कैश होगा जो कंपनी का पहले जाती कैश था, उसमें से आप उनको पेमेंट करेंगे। जितनी भी पेमेंट रिसीव होगी इसको आप फौरी तौर पे बैंक में करेंगे ट्रांसफर, ठीक है। और अगर आपने कैश ही पेमेंट करनी है तब आप दूसरे कैश में से करेंगे, वरना कोशिश करेंगे कि उनको पेमेंट जो भी जाए वो चेक के थ्रू जाए, ठीक है जी। ईच डेज रिसीट शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली इन द कैश बुक। जितनी भी सेल होती है वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली है, अब ये रिसीट्स हैं जितने भी हैं उसको फौरी तौर पे हमने कैश बुक के अंदर जो है वो लिख लेना है कि इतने कैश जो है वो हमें रिसीव हुई। Sales agent personnel should have no access to the cash or the preparation of the pay-in slip. जो सेल्समैन है उसका काम क्या है, प्रोडक्ट सेल की और लाके पैसे आपको कंपनी में जमा करा। उसका काम नहीं है कैश बुक के अंदर वो एंट्रीज करता रहे। अगर वो ये काम भी शुरू कर देगा तो राम राम सत्य है हो जाएगा काम कंपनी का। क्या मतलब है कि कंपनी जो है अगर एक सेल्समैन उसके अंदर एंट्रियां कर रहा है तो वो सेल्समैन कभी भी सही एंट्री नहीं करेगा। सेल्समैन कहेगा जी मैंने एंट्री कर दी, आपको मैंने जमा करा दिया था लाख रुपया, जमा कराया उसने 10,000 रुपया, तो 90,000 रुपया कहाँ से पूरा करते फिरेंगे। तो ये चीज़ हमने मेक श्योर करनी है एज एन ऑडिटर कि हमने देखना है कि यार ये एंट्रीज किस बंदे ने की हुई है और सेल्समैन की कहाँ तक जो है वो एक्सेस है, वो कहाँ तक उसकी रसाई थी। Periodically a comparison should be made between the split of cash and checks. जितना भी इनका स्प्लिट है इसको हमने भी चेक करना है कैश और चेक्स का। Received and recorded in rough cash book,
बैंक्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन पेन स्लिप, जितना भी कैश आपने बैंक किया है उसकी आपने पेन स्लिप जो है वो भी आपने मेंटेन करनी है। तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड्स थी 28 और ये अब आ गई जी 29। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स लें जी, बैंकिंग और रिसीट्स हो गई जी। उसके बाद आगे कंट्रोल ओवर चेक पेमेंट्स जी। अब कोई रीड करेगा ये कंट्रोल ओवर चेक पेमेंट्स, कोई रीड करेगा जी बच्चों? Yes, sir. रीड करो फिर। Unused checks should be held in a secure place. The person who prepares checks should have no responsibility to purchase ledger or sale ledger. कोई समझ लग रही है तो बताएं जरा। Check should be signed only when evidence of a properly approved transaction is available. Such evidence may take the form of invoices, payroll, petty cash, book, etc. This मैं control पूछ रहा हूँ should be इसका मतलब कुछ समझ लग रहा है आपको? फर्स्ट में सर ये कहा हुआ सर है कि मैं अगर जो चेक्स यूज नहीं किए गए उसको एक ऐसे सिक्योर प्लेस पे यानी कि ऐसे सिक्योर प्लेस पे प्लेस किया जाए जहां यानी कि एट अ टाइम जब उसकी जरूरत पड़े तो उसको यानी कि यूज किया जा सके अनयूज्ड चेक्स को। आपकी चेक बुक्स जो है ना वो सेफ जगह में पड़ी होनी चाहिए, वो ओपन नहीं पड़ी होनी चाहिए जिस पे आपने पेमेंट्स करनी होती पार्टीज को। इससे मुराद वो अनयूज चेक्स हैं, यानी कि चेक बुक आपकी मुराद है कंपनी की जिस पे पेमेंट होती है। अब जिस तरह अगर चेक मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो जो चेक बुक है वो दैट मस्ट बी ना सेफ डिपॉजिट। वो कोई उसके ऊपर लिख के तो खुद को प्रोसेसिंग के अंदर ना पड़ जाए, क्योंकि बाज़ का चेक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइन करवाने वाले होते हैं। तो उन्हीं चेक्स के अंदर जो है वो कोई एक फेक चेक भी जा सकता है और उसकी ऊपर भी पेमेंट हो सकती है। कंपनीज के अंदर डेली चेक्स बनते हैं, हंड्रेड्स ऑफ चेक्स बनते हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चेक्स बनते हैं। तो उनकी पेमेंट्स भी जो है वो देखनी होगी। ड्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो जितने भी ये ड्राफ्ट्स और चेक्स हैं इनकी पेमेंट करते हुए देखना पड़ेगा कि जो रफ जो चेक बुक्स हैं वो आपके खाली जो चेक बुक्स हैं उसको सिक्योर जरूर पड़े। द पर्सन हु प्रिपेयर्स चेक शुड हैव नो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द परचेज लेजर और सेल लेजर। ना तो उसका सेल्स लेजर के ऊपर कोई कंट्रोल होगा, ना वो परचेज लेजर मेंटेन करता होगा। इन दोनों चीज़ों के अंदर उसको कोई जो है ना वो अथॉरिटी उसकी नहीं है। इन दोनों डिपार्टमेंट से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसका काम सिर्फ चेक प्रिपेयर करने का होना चाहिए। अब क्योंकि अगर वो सेल लेजर में अगर सेल के जरिए वो रिसीट किए हैं पेमेंट, तब भी उसके लिए मसला है। परचेज वो अगर करने वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तब भी वो फेक परचेजेस कर सकता है। ठीक है जी। चेक शुड बी साइंड ओनली व्हेन evidence of a properly approved transaction is available. Such evidence may take the form of invoices, payroll, petty cash and petty cash book. बात ये है कि जब आपने चेक साइन करना है तो उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि प्रूफ करें कि ये कोई वैलिड चेक आपने साइन किया। क्या मतलब है वैलिड चेक से? कि आपने कोई चीज़ परचेज की है, उसकी आपने पेमेंट किया है, तो आपने परचेज इनवॉइस लगी हो, कोटेशंस लगी हो उसके साथ, उसके बाद आपके पास गुड रिसीव नोट हो कि ये सामान हमें रिसीव हो गया हुआ है। आपके तमाम सिग्नेटरीज के जिन्होंने सामान रिसीव किया है, जिन्होंने ऑर्डर किया है, उनके सिग्नेचर्स के साथ ही डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। तब आप साइन करेंगे हाँ भाई ये सामान हमारे पास आ गया है, अब इसकी पेमेंट ड्यू थी, अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। काम दैट्स इट का जो है वो ऐसा लगता है बहुत छोटा है काम, लेकिन ये काम बड़ा लंबा होता है। और इसमें अमूमन आप देखते होंगे कंपनी पेमेंट करते हुए काफ़ी टाइम लगा देती हैं। तो उसकी वजह ही यही होती है कि उनकी ट्रांजैक्शन जो है ना डेली की काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और जब ट्रांजैक्शन के चेक्स एंड बैलेंसेस को वो पूरा करते हैं, प्री रेक्विजिट्स को पूरा करते हैं, तब उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। In a large concern, those approving the original document should be independent of those signing checks. और ये दोनों बंदे डिफरेंट होने चाहिए, जिसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको अप्रूव किया है और जो बंदा साइन कर रहा है चेक, ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये सेम होगा तो कुछ भी अप्रूव करके कुछ भी अमाउंट जो है वो फिल कर सकता है। तो यहाँ पे भी चांस होता है कि अगर सेम अथॉरिटी है तो वो कुछ भी अप्रूव खुद ही करेगा। एसी खरीदा, वो घर भिजवा दिया, अप्रूव किया खुद ब खुद ही, और पेमेंट भी खुद इशू कर दी। अब वो एसी ही अप्रूव करके अप्रूव हो गया ना उसका, तो वो
घर पेमेंट भी खुद कर दी, एक चीज खुद ही अप्रूव की, खुद ही उसकी पेमेंट कर दी और फायदा खुद उठा लिया। चेक सिग्नेटरीज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मिनिमम प्रैक्टिकल नंबर in order to make the operation of control as practical as possible. जितने कम सिग्नेटरीज होंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। 2 signatories at least should be required except perhaps for checks of small amounts. छोटी अमाउंट्स के अगर चेक हो तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी अमाउंट के चेक हो तो मैक्सिमम 2 सिग्नेटरीज आपको होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कंपनीज में अप्रूवल जो है वो ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल अप्रूवल्स हैं वो इसी तरीके से आती हैं कि एक आधा डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के अकाउंट्स को भी चेक करता है, वही सिग्नेटरी होता है, या 2 होते हैं। कोई भी अगर कंपनी के पैसे आने होते हैं जाने होते हैं वो उसके सिग्नेचर्स के साथ ही जो है ना वो पेमेंट्स होती हैं। कंट्रोल ओवर चेक पेमेंट्स, हमने पहले क्या किया था, अभी हाँ पहले चेक पेमेंट्स ही कर रहे थे, अभी भी हम चेक पेमेंट्स ही कर रहे हैं। Thus, signing of blank checks and checks in favor of the signatory should be prohibited. भाई अपनी फेवर में ही चेक साइन करके दे दे तो वो तो नहीं चलेगा ना। क्या मतलब है, ब्लैंक चेक भी साइन नहीं करना चाहिए और अपनी फेवर में भी कोई चेक उसको साइन नहीं करने की अथॉरिटी नहीं है उसको। चेक शुड बी क्रॉस्ड अकाउंट्स पे ओनली इफ दिस इज नॉट प्री प्रिंटेड ऑन द चेक बिफोर बीइंग साइंड, तो फिर उसको 2 क्रॉस लगा के तो उसके ऊपर लिख लेना है कि यार ये जो पेमेंट है ये सिर्फ अकाउंट में जाएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी कैंसल्ड एज पे टू प्रिवेंट देयर यूज टू सपोर्ट फर्दर चेक पेमेंट्स। This cancellation should be done by the cashier before the check is signed or by the check signatory at the time of signing the check. नहीं जी, अगर कोई इस तरह का केस आ जाता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को जो है वो सही नहीं है, उसको कैंसिल किया जाता है, तो चेक्स को भी फिर कैंसिल किया जाएगा और पहले ये कैशियर करेगा तो उसके बाद ये जो है सिग्नेटरी इसको कैंसिल करेगा। Checks should preferably be dispatched immediately, if not they should be held in a safe place. कोई भी चेक अगर बन जाता है किसी पार्टी का तो उसको फौरी तौर पर डिस्पैच करना लाजमी है। अगर आपने डिस्पैच किया तो उसको प्रॉपर सेफ जगह पे रखें ताकि वो किसी ऐसे बंदे के हाथ ना लग जाए जो उसको मिसयूज कर सकता है। रिटर्न चेक्स में बी obtained from the bank and a sample checked account, a sample checked against cash book entries and supporting documentation. जितने भी रिटर्न चेक हैं वो बैंक से हासिल किए जा सकते हैं एंड अ सैंपल चेक अगेंस्ट कैश बुक एंट्रीज एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। कंट्रोल ओवर बैंक रिकंसिलिएशन, कंट्रोल ओवर पैटी कैश और कंट्रोल ओवर बैंक रिकंसिलिएशन अभी कर लेते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। हमने आज का जो कोर्स का काम था वो तकरीबन हमने कवर कर लिया हुआ है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एट लीस्ट मंथली। बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है बेटा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है तो बताएगा? व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन? सर कोई जो है हमारे बुक के अंदर जो आपकी ट्रांजैक्शंस करते हैं और बैंक की ट्रांजैक्शन देखते हैं आपस में जो करते हैं उसको लिखा गया और बैंक में कुछ और करवाया हमने, पेमेंट गलत लिखी गई है। जी असल में होता है कि पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस होता है उसके बाद आप बैंक जाके बताते हैं कि ये हमारी गलती है, आपने अगर लिखना भूल गए तो आप फिर सही कर लेते हैं उसको, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पासबुक और चेक बुक में जो अमाउंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है ये टैली करना होता है इसके अंदर रिकंसिलिएशन के अंदर। असल में जो हम बुक मेंटेन कर रहे होते हैं वो कैश बुक होती है और जो पासबुक या बैंक अकाउंट है हमारा वो जो बैंक मेंटेन करता है उसको पासबुक कहते हैं। तो इसमें कोई बैंक ट्रांजैक्शंस कर देता है, कोई हम लोग खुद ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। सपोज तो बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने काट लिए हैं, हमें उसका इंटीमेशन बाद में आएगा, बैंक पहले पैसे काट लेगा। उसके अलावा हमने लोगों को पेमेंट देनी है, हमने चेक दिए में कोई आ रहा है, कोई आज कैश करा रहा है, कोई महीने के बाद कैश करवा रहा है, तो उसको भी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखना होता है उसके ऊपर। हमें जब हम चेक इशू करते हैं हम फौरी तौर पे कहते हैं यार ये हमने पेमेंट कर दी, लेकिन असल में होता ये है कि जिसने चेक रिसीव किया है, सपोज आज 28 तारीख है, वो इस मंथ में आता ही नहीं है, वो कहता है जी वो 5 तारीख को जाके चेक हमारा प्रेजेंट करता है, तो
इस मंथ का बैलेंस हमारी कैश बुक का और चेक बुक का सॉरी पासबुक का कभी भी टैली नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो वो चेक इशू कर किए तो अपने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया उसको, लेकिन अभी तक वो बैंक से कैश विड्रॉ नहीं किया उस पार्टी ने, तो हमारा बैलेंस टैली नहीं होगा। तो इसको हमें मंथली जो है ना रिकंसाइल करना पड़ता है। जी बेटा। सर जो चेक होता है वो तो 6 मंथ के लिए वैलिड नहीं होता कि 6 माह के अंदर आप जब बच्चे वो आप 6 माह के अंदर जब मर्जी कैश करवा सकते हैं, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन कंपनीज में जब होती है तो वो मंथली की बेसिस पे होती है, ठीक है ना। वो मंथली आप रिकंसाइल करते हैं। मैंने सपोज तुम्हें चेक दे दिया है, तुम्हें चेक क्यों दिया है कि आप इसको कैश निकलवा लें। अब आज 28 तारीख है, अब मैंने जब चेक तुम्हें दे दिया है तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई मेरी तरफ से पेमेंट जा चुकी है, चली गई ना आपको पेमेंट। मैंने कैश चेक दे दिया आपको कि यार आज चेक कैश करा लो, आप आज नहीं गए कल नहीं गए, पेमेंट ही नहीं निकाली, मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आपने ले ली हुई है, आपने अभी तक ली नहीं है। तो अब 5 तारीख को आप जाते हैं नेक्स्ट मंथ की और जाके कैश निकलवा लेते हैं, तो तब मुझे इस मंथ के अंदर तो वो अमाउंट शो हो रही है, लेकिन अगले मंथ में वो शो नहीं होगी। मेरे पास वो अमाउंट नहीं शो हो रही थी इसी मंथ में, क्योंकि मैंने वो आपको पेमेंट कर दी हुई थी, कैश बुक में एंट्री कर दी हुई थी, लेकिन पासबुक के अंदर वो एंट्री पास नहीं हुई थी। तो पासबुक और कैश बुक दोनों को टैली होना जो है वो लाजमी है। The person responsible for preparation should be independent of the receipts and payment function, or alternately an independent person should check the reconciliation. जो बैंक के साथ आपकी रिकंसिलिएशन होती है उसके लिए एक सेपरेट बंदा होना चाहिए। If the reconciliation is prepared by an independent person, she should obtain bank statement directly from the bank and hold them until the reconciliation is complete. क्या कह रहा है जी, रिकंसिलिएशन जब आपने करनी है तो एक अलग बंदा करेगा और वो बैंक से डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट्स लेगा और उसको रिकंसाइल करेगा अपने साथ कैश बुक के साथ। द प्रेपरेशन शुड प्रेफरेबली इंक्लूड अ चेक ऑफ एट लीस्ट a sample of receipts and payments against items on the bank statement. ले जी, यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी कंट्रोल ओवर पैटी कैश, कंट्रोल ओवर, और फिर हम चलेंगे जी कैश रिसीट्स के ऊपर, और ले जी फिर हमारा ये आई थिंक हाँ इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो और बताएं जी। जी बेटा। जी स्टूडेंट्स। अस्सलाम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। जी बच्चे। जी जी सर। नहीं कुछ नहीं, मैं अटेंडेंस ले रहा था। अच्छा समझ गए, मैं अटेंडेंस कंप्लीट कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके अटेंडेंस के टाइम आवाज बड़ी स्लो हो जाती है। नहीं वो अटेंडेंस असल में अभी तो मैंने सिर्फ तस्वीरें खींची है ना आपकी अटेंडेंस की, लेकिन जब अटेंडेंस के टाइम स्लो इसलिए हो जाती है कि वो लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अटेंडेंस मार्क करनी होती है वो कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसके लिए उठ के मुझे कंप्यूटर सिस्टम पे जाना पड़ता है, तो मैं फिर वो दूर से देखता रहता हूँ, साथ साथ अटेंडेंस जो है ना आपकी मार्क करता रहता हूँ। खैर दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपका लेक्चर जो है वो उसका समाप्त हुआ है वक्त और अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट पड़े हुए हमारे पास, तो कोई डिस्कशन करनी तो कर लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स। जी सर कुछ। हाँ आप बताएं बेटा। कुछ नहीं, वैसे पिक्चर्स देख रहा था आपकी वो फेसबुक पे वो मेरी फेस वगैरह उड़ाते हुए, पतंग अच्छा वगैरह उड़ाते हुए कि यार ये वो। अच्छा नहीं मेरी यूके की है ये। तब जी सर, तब बाल वगैरह भी बहुत ज्यादा थे आपके। ये शैतानी कर गया एजाज।
छेड़ में मुझे नहीं है नहीं सर वो नहीं सर वो एक दफा बंदा फिर रखता है जब नहीं नहीं मुझे बेटा मुझे ना कोई वो जिसे कहते हैं ना कि आपको कोई चाह हो कि यार मेरे बाल हो, नहीं इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई इस तरह की नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। सर मेरी लगा दी है अटेंडेंस। अच्छा चलो देखेंगे। सर दी रॉक के फैन है। रॉक के? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो हुलिया ही उस जैसा बन गया, अब क्या कह सकते हैं। सर डीजल के फैन है। डीजल के? लो जी लो। विंड डीजल? नहीं विंड डीजल नहीं, वो गाड़ियों वाला डीजल है। मैं गाड़ियों वाली डीजल की नहीं बात कर रहा, वैन डीजल की बात कर रहा। विंड डीजल। सर आपकी पर्सनालिटी वो जुनैद अकरम है ना पाकिस्तानी यूट्यूबर। अच्छा उससे काफी मैच करते। खली कराओ। हाँ जी जुनैद अकरम। अच्छा जुनैद अकरम। नहीं असल में ना वो हुलिया मिलता है ना, तो इस वजह से जी उसने भी बियर्ड आपकी तरह ही और ऊपर भी सारा आपके। अच्छा मैं ना बियर्ड के बगैर भी मैंने मींस के मैंने मुझे शेव किए हुए तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए। नहीं सर वैसे बियर्ड में अच्छे लगते हैं आप। वो उसमें पता क्या होता है, वो क्या मैंने अभी दाढ़ी थोड़ी सी लाइट की थी, पहले लाइट ही थी दाढ़ी, अब थोड़ी सी हैवी हो गई है, लेकिन ये है कि उसमें अब मुझे वो लुक जो है ना वो पसंद नहीं है। मुझे खुद जो है ना वो दाढ़ी के साथ जो है वो ज्यादा बेहतर लगती है। सर वो जो व्हाट्सएप पे डीपी थी वो आपके भाई और पापा हैं उसमें? नहीं वो मेरे भाई और पापा नहीं है, मेरे भाई वो मेरे दोस्त हैं, उनमें से एक का इंतकाल हो चुका है, और वो हम एक जगह पे गए हुए थे इकट्ठे ही, तो मेरे भाई तो माशाल्लाह यार मेरे बड़े भाई जो है वो उनकी अभी एक सेकंड में देखता हूँ कोई तस्वीरें उसकी पड़ी हूँ मेरे पास। सर माशाल्लाह आप फ्रेंड्स की भी इतनी सेम लुक के लग रहे हैं भाई भाई। कितना चालाक है ये लड़का। नहीं सर रियली फ्रेंड्स की भी लुक पूरा मिलती लेक्चर है। नहीं बोला बोल रहा है, हाँ? पूरा ठीक है लेक्चर नहीं ठीक, बोला बोल रहा है ये। पूरा लेक्चर ये नहीं बोला और एट द एंड मेरे पर ये जो है ना अटैक करने आ गया। सर लेक्चर अब बंदे ने लेना भी तो होता है ना, बंदा बीच में बोले डिस्टरबेंस पैदा होती है। लेक्चर में सोया होता है सर ये। ऐसे ही सर देखिए मैं आपके साथ साथ। हाँ ये है मेरे यार बड़े भाई, की तस्वीर मैंने खोली है, मिनट गए इसको ओपन होने दें। सर यूके सिस्टम यूके में जो था वो रंग वगैरह इजीली मिल जाती थी या वो इंपोर्ट करवानी पड़ती थी वहां से? यहाँ इंपोर्ट से करनी पड़ती है, यहाँ पाकिस्तान से जाती थी ना। यहाँ से ऑर्डर होता था। मेरे बड़े भाई हैं जी, 1 साल बड़े हैं मेरे से, और मैं अपनी और इनकी तस्वीर आपको इकट्ठी दिखाता हूँ। ये तो आपसे छोटे लग रहे हैं। लगते छोटे हैं ना, देखा लगते छोटे ही हैं लेकिन है बड़े मेरे से। जी सर ऐसे ही वो छोटे आपसे। नहीं मैं बड़ा लगता हूँ, वो छोटे लगते हैं मेरे से। बड़ा भाई जो है मेरे से छोटे लगते हैं। नहीं किधर है यार, नहीं यहाँ पे नहीं है। रीजनल पिकासा पे भी नहीं है। अच्छा लेकिन ये है कि आपने अगर देख ली हैं तस्वीरें तो 1 सेकंड रुपए जी जी। सर यहाँ से इजीली हो जाती थी वहाँ पे इंपोर्ट? हाँ भेजना पड़ता है यार, यहाँ से ऑर्डर करवाना, वहाँ से ऑर्डर करवाना पड़ता है इधर? नहीं भाई इस तरह नहीं होता वहां से। हाँ ऑर्डर ही आता है समझ लो। ये मेरा डेस्कटॉप सारा तुम लोगों ने देख लिया है। अच्छा अगर किसी ने लेक्चर छोड़ के जाना है तो वो जा सकता है, ठीक है। मैं 1 सेकंड इसकी ना ये बंद कर दूं, स्टॉप।